नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पटना से है, जहां ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती कार्यालय में छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि 20 अधिकारी की टीम कार्यालय पहुंची थी, छापेमारी की गई। कार्यालय से जब्त किए गए हैं कई महत्वपूर्ण दस्तावेज। इसके साथ ही संदिग्ध कर्मचारियों के मोबाइल की जांच भी की गई है। 10 से ज्यादा कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। पूर्व अध्यक्ष एसके सिंघल के कमरे की भी तलाशी ली गई। एसके सिंघल के आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पटना संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या है पूरी खबर? सिपाही भर्ती जो कार्यालय है, यह बिहार में जो सिपाही के लिए परीक्षा हुई थी 21,000 से अधिक पदों के लिए, और पिछले साल ये परीक्षा ली गई थी। तो इसमें शुरू से ही तार जो है वो सिपाही भर्ती कार्यालय से जुड़े हुए नजर आ रहे थे और कई जवाब मांगे थे आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने, जो केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती कार्यालय है, लेकिन किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया गया। और आखिरकार कल न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद जो रेड कंडक्ट किया गया है, वहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूर्व अध्यक्ष हैं एसके सिंघल, जो बिहार के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, उनके कमरे की भी तलाशी, उनके कक्ष की भी तलाशी ली गई है और वहां से जब्त किए गए हैं कई कागजात ले गई है आर्थिक अपराध इकाई की टीम। एएसपी और डीएसपी ज्यादातर अपराधी थे, ज्यादातर जो अधिकारी थे इस मामले की जांच कर रहे हैं और छापेमारी में वो अपने साथ ले गए हैं। और निश्चित तौर पर जो अब तक क्लू मिले हैं उसके आधार पर एसके सिंघल से भी पूछताछ हो सकती है इस मामले में, और आने वाले दिनों में एसके सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस बात की जानकारी जो है सोर्स वो बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो ये मामला है ये काफी अब पेचीदा हो गया है और इसमें आर्थिक अपराध इकाई की टीम, जो केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती कार्यालय से जुड़े लोग हैं, उनके खिलाफ भी अब आने वाले दिनों में कार्रवाई कर सकती है। जी संजय, बताया जा रहा है कि 10 से अधिक जो कर्मचारी है उनके मोबाइल फोन को भी जांच उसकी भी की जा रही है। क्या कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई? देखिए, निश्चित तौर पर कल जब न्यायालय से वारंट, सर्च वारंट के लिए अनुमति मिली, तो आर्थिक अपराध इकाई ने बगैर देर किए कल ही ये सर्च वारंट को तामीला कराते हुए छापेमारी शुरू कर दी थी। दोपहर के बाद ये छापेमारी शुरू हुई थी और इसमें कई जो संदिग्ध कर्मचारी हैं, ये पहले से ही रडार पर थे आर्थिक अपराध इकाई के, तो उनके मोबाइल को भी खंगाला गया है, उनसे पूछताछ भी की गई है, काफी गहन पूछताछ की गई है और कई क्लू मिले हैं। जो सोर्स है वो बता रहे कई क्लू मिले हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की कार्रवाई करती है, लेकिन फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी जांच जो है वो केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती कार्यालय के ऊपर रखी है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में वहां के जो लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। पटना के पौष इलाके डाक बंगला चौराहे पर गुरुवार को बेखौफ अपराधियों ने एक जेवर कारोबारी को गोली मारकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। कारोबारी एहतेशाम अली की ओर से कहा जा रहा है कि 5 किलो सोने की लूट हुई, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घायल कारोबारी पीएमसीएच में भर्ती है और इस मामले में पुलिस दिन भर दूसरा एंगल देखने में लगी रही और गोलीबारी को आपसी वाद में घटना बताती रही। लेकिन गुरुवार की देर शाम जाकर पुलिस ने यह माना कि दिल्ली के जेवर कारोबारी एहतेशाम अली से लूट के लिए ही अपराधियों ने गोली मारी थी। हालांकि पुलिस अब भी 3 किलो सोने की लूट की बात ही मान रही है, लेकिन कारोबारी की ओर से 5 किलो सोने की लूट कही जा रही है। और अभी जो ताजा जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पटना पुलिस को लाली गिरोह पर शक है। पुलिस की वर्दी में लाली गिरोह घटना को अंजाम देता है। पुलिस के बर्खास्त सिपाही लाली गिरोह में शामिल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज में पुलिस की वर्दी में भी शख्स दिखाई दे रहा है। और संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और पुलिस की टीम अलग ही एंगल बताती है, आखिर क्या इसके पीछे की वजह और क्या अब तक पुलिस को कोई सफलता मिल पाई इसमें? देखिए, इस पूरे मामले में पटना पुलिस के आलाधिकारी एसएसपी राजीव मिश्रा ने सफाई दी है कि प्राइमा फेसी यही जानकारी मिली थी कि आपसी अदावत में ये फायरिंग हुई है और उसको गोली मारी गई है। लेकिन बाद में जब बात आगे बढ़ी और छानबीन शुरू हुई, सीसीटीवी फुटेज देखा गया, तो ये बात पता चला
कि जो कारोबारी है दिल्ली का, करोल बाग का रहने वाला है, तसाम अली अपने बेटे के साथ पटना इन दिनों वो ठहरा हुआ है, तो उससे सोने की लूट हुई है। फिलहाल जो प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स में पुलिस ने 3 किलो सोने लूट की बात कही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा 5.5 किलो से अधिक का सोना जो है 5.5 किलो सोना लूटा गया है। तो इसकी कीमत जो बाजार में आकी जा रही है 5 करोड़ के लगभग आकी जा रही है। तो पटना पुलिस के कई जवान जो पहले पुलिस के सेवा में थे और उसी दौरान उन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम देना शुरू किया था, तो उसको बाद में उनके खिलाफ एक्शन लिया गया और उन सभी को टर्मिनेट कर दिया गया सेवा से। तो इन लोगों ने बाकायदा एक गिरोह बना लिया है पटना में और आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है और इनके निशाने पर जो आभूषण कारोबारी है वही रहते हैं। कई बार इस गिरोह ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। तो जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें एक पुलिसकर्मी जो है वो दिखाई दे रहा है वर्दी में। तो पुलिस को शक है ये लाली गिरोह ही है इसमें जो एक्टिव है और इसी लाली गिरोह के सदस्यों को पकड़ने के लिए पटना पुलिस एक्टिव हो गई है। देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले का उद्भेदन कब तक करती है, लेकिन निश्चित तौर पर पटना पुलिस के लिए ये घटना एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई, क्योंकि पॉश इलाका है डाक बंगला चौराहा और वहां पर लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। जी चलिए संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, डीआरआई की टीम ने देश के अलग अलग ठिकानों से करीब 40 किलो सोने के साथ 5 करोड़ 43 लाख रुपए कैश जब्त किए हैं। सोना तस्करों के खिलाफ डीआरआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस रेवेन्यू की टीम ने देश के कई हिस्सों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की और इस कार्रवाई में 12 किलो सोना बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि 12 इसमें सोना तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। डीआरआई की टीम ने बिहार के अररिया के अलावे मुंबई, मथुरा और गुरुग्राम में भी कार्रवाई कर सोना जब्त की है। इस कार्रवाई में 6 किलो चांदी भी जब्त की गई है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। देखिए, सोना और चांदी बरामद किया गया है, साथ ही रुपए भी बरामद किए हैं। हमारे साथ संवाददाता, चलिए तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 40 किलो सोना बताया जा रहा है। और पटना से बड़ी खबर है, झारखंड की छात्रा से दुष्कर्म की खबर मिल रही है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की गई है। जीआरपी जवान पर ही दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। 3 दिन थाने में रखकर पिटाई का भी आरोप लगाया गया है। पटना जंक्शन जीआरपी का जवान है आरोपी। एसएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता संजय अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर अब सामने आ पा रहा है? क्या जीआरपी जवान की पहचान हो गई है? देखिए, बिल्कुल जीआरपी जवान की पहचान हो गई है और ये झारखंड की छात्रा है और इसका ये आरोप है कि उसने दोस्ती की पहले इसके साथ, जो जीआरपी का जवान है, और उसने शादी का झांसा दिया और इसी दौरान फरवरी महीने में पटना के एक होटल में उसने पिछले फरवरी महीने में रेप की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद उसने शादी से मना कर दिया। तो पीड़ित छात्रा जो है वो पहुंची थी गांधी मैदान थाने और चूंकि पटना में पुलिसिंग में काफी चेंजिंग हुई है, सभी थानेदार, दारोगा और जितने पुलिसकर्मी हैं वो बदल दिए गए हैं और नए पुलिसकर्मी जो थे वो गांधी मैदान में थे और नए दारोगा के पास वो गई थी। तो उनके पास उसने अपनी फरियाद सुनाई, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। उसने आरोप लगाया है कि जो गांधी मैदान थाने की पुलिस है उसने मारपिटाई भी की है उसके साथ और पुलिस ने एफआईआर लेने से मना कर दिया। अब मार्च में, आज समझ लीजिए इतना 1 महीने के बाद का ये मामला आ गया है। तो ऐसे में पटना पुलिस पर सवाल खड़ा होना लाजमी है कि 1 महीने तक पीड़िता दर-दर की ठोकर खा रही है और उसको सुनने वाला कोई नहीं है। जो मौजूदा थाना प्रभारी है वो छुट्टी पर है गांधी मैदान थाने के। जो अपर थाना अध्यक्ष उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में यह मामला नहीं है, लेकिन एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि अगर पीड़िता उनके पास पहुंचती है और अपना आवेदन देती है तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे और जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और सूत्रों के हवाले से आपको एक और बड़ी खबर बता दें। अमित शाह के आवास पर बिहार बीजेपी की बैठक हुई। अमित शाह के साथ बिहार में बीजेपी कोटे के सीटों पर मंथन किया गया। एमएलसी उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हुई है। बीजेपी को एमएलसी चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है, जिसको लेकर ये मंथन किया गया। आपको बता दें 11 मार्च तक नामांकन की अंतिम तारीख है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी अपने खाते की सीटों पर चर्चा कर नाम फाइनल कर लेना चाहती है। अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार की सीटों पर चर्चा संभव है। नीतीश कुमार के विदेश दौरे से वापस लौटने का इंतजार किया जा रहा है। नीतीश कुमार के विदेश दौरे से लौटने पर बिहार में गठबंधन पर अंतिम मुहर लगेगी और साथ ही साथ सीटों
के बंटवारे का फॉर्मूला भी निकलेगा। संवाददाता अमितेश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, देखिए दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस बैठक से कल की जो बैठक हुई उसमें से क्या कुछ अब तक निकलकर सामने आ पाया? जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनको किस तरीके से एक साथ लाकर सीट का फॉर्मूला निकाला जाए? देखिए, न्यूज 18 ने इस बात की जानकारी दी थी कि केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की जो बैठक होने वाली है, पहले 8 मार्च को थी, वो बढ़कर के अब 10 मार्च हो गई है। तो 10 मार्च को टेंटेटिव है बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिसमें बिहार को लेकर के चर्चा होनी है। तो उसके पहले बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में हुई। पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर बिहार बीजेपी के तमाम जो कोर ग्रुप के नेता हैं, दोनों डिप्टी सीएम और बाकी वरिष्ठ नेता यहाँ पर बैठे, प्रभारी विनोद तावड़े भी थे, वहां पर मंथन हुआ। और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे, कल रात बैठक हुई। करीब 2 घंटे तक बैठक चली। उस बैठक में देर रात पर चर्चा हुई कि बिहार में बीजेपी कोटे की जो सीटों की संख्या है और उस पर कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं। बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 17 की 17 जीती थी, लेकिन फिर भी एक जो चुनावी प्रक्रिया है, बीजेपी पूरी तरह से गहन विचार विमर्श करती है, कई राउंड की बातचीत होती है, उसके बाद उम्मीदवारों के नाम का फाइनल तौर पर ऐलान होता है। तो उस कड़ी में कल बैठक हुई, पूरी चर्चा हुई, गहन मंथन हुआ है बीजेपी कोटे की सीटों को लेकर के। इसके अलावा जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक एमएलसी चुनाव को लेकर के 3 और सीटों पर बीजेपी खाते में हैं, जो कि जिसके नाम का ऐलान होना है। और 11 मार्च यानी सोमवार तक नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। तो वो 3 उम्मीदवार कौन कौन होंगे, इस बिंदु पर भी कल की बैठक में चर्चा हुई है। तो पार्टी हर तरह से अपना पेपर वर्क कर लेना चाहती है, लेकिन बिहार में सबसे बड़ा पेंच है कि जो बाकी सहयोगी दल हैं, नीतीश कुमार हैं, उनकी पार्टी के आने के बाद अगर देखा जाए तो चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इन चारों का क्या होगा, इन चारों को कितनी सीटें दी जाएंगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी बीजेपी आगे बढ़ रही है और चर्चा कर रही है। इसी कड़ी में सहयोगी चलिए अमितेश, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों के बीच बिहार में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। वहीं चिराग पासवान के साथ चर्चा के बाद जेपी नड्डा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने उनके घर भी पहुंचे थे। रात में कुछ हुई कि ना चाहिए जी। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। पीएम मोदी ने सभी सभाओं में लालू परिवार और आरजेडी शासन पर सवाल खड़े करते हुए बड़ा हमला किया। परिवारवाद, जंगल राज और विकास के एजेंडे के जरिए बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस लगातार पीएम मोदी पर पलटवार करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि अब इस देश में भ्रष्टाचार, वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ राजनीति चलेगी परफॉर्मेंस की, यहाँ राजनीति चलेगी डिलीवरी की। लेकिन इतना कहते ही जो वंशवादी पार्टियां हैं वो तिलमिलाने लगती हैं, वो प्रधानमंत्री जी पर व्यक्तिगत हमले करती हैं। क्या ये बताएंगे कि इनके चुनाव का मुद्दा यही होने वाला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई संतान क्यों नहीं है? ये कहां से मुद्दे की बात कर सकते हैं? विधायक के परिवार को दिन दहाड़े कटिहार में हत्या कर दी गई, क्या ये मंगल राज है? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने वादा किया था 2014 में कि हर साल 2 करोड़ नौकरी या रोजगार देंगे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौकरी या रोजगार मिलना चाहिए था। आपने दिया है भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311, जबकि महागठबंधन सरकार रहते हुए लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी का जो संकल्प था, उस संकल्पों को हमने आगे बढ़ा करके हर परिवार के चेहरे को मुस्कुराने का मौका दिया। देखिए, हमें ये लगा था कि मोदी जी बिहार आएंगे तो वो बताएंगे जनता को कि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार ने बिहार के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। लेकिन वो पूरा भाषण तो लालू जी के परिवार पर ही देते रह गए, बताने के लिए कुछ था नहीं। लेकिन मोदी जी, हम आपके जाल में नहीं फंसने वाले हैं। हम आपसे लगातार पूछते रहेंगे कि बताइए पिछले 10 वर्षों में आपने देश के लिए क्या क्या किया, और हम लगातार जनता को बताते रहेंगे कि पिछले 10 वर्षों में आपने देश का क्या क्या बेच खाया। तेजस्वी कह रहे हैं कि नौकरी एजेंडा है, और जब वो 17 महीना यहाँ पावर में नीतीश जी के साथ रहे, और जो 17 महीना बनाम 17 साल कहते हैं, तो ये असेंबली में न क्वाइन करेगा। अभी एमपी का चुनाव होना है। एमपी के चुनाव में ये उनके लिए जो एम्बाई है ना,
वोट तो उसी को मानते हैं कि सामाजिक समीकरण जो राजद का है उस फलक को बढ़ाने की कोशिश है। मोदी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में छूट दी गई है। सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट दी गई है। नारी शक्ति का जीवन इससे आसान होगा, पीएम मोदी ने यह भी कहा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से नारी शक्ति को फायदा होगा और साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा कि करोड़ों लोगों का जो आर्थिक बोझ है वो भी कम हो जाएगा और ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार साबित होगा। पीएम मोदी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम हो जाएगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।